राजवीर चंद्रलेखा के पास चला गया। चंद्रलेखा नदी किनारे खड़ी थी। राजवीर, क्या तुम सच में जा रहे हो? हाँ, मुझे जाना ही होगा चंद्रलेखा। शायद यह मेरे अस्तित्व की खोज है। मुझे इस अजीब से सपने के बारे में पता करना ही होगा। आधी रात का समय था। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। राजवीर अपनी छोटी सी झोपड़ी में एक चटाई पर सोया हुआ था। अचानक उसके माथे पर पसीना आने लगा और उसका चेहरा डर और उलझन से भर उठा। वो बेचैनी से करवटें बदलने लगा। कुछ ही देर में उसकी आंखें खुल गईं और वो हांफते हुए उठ गया। ये सपना फिर से? आखिर इसका मतलब क्या है? अगली सुबह गांव की चौपाल पर मुखिया जी बैठे हुए थे। कुछ बुजुर्ग लोग उनके पास बैठे बातें कर रहे थे। राजवीर तेज कदमों से वहां आ पहुंचा और मुखिया जी से बोला, मुखिया जी, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, कहो बेटा, क्या बात है, बताओ। मुखिया जी, मुझे कुछ दिनों से अजीब सा सपना आ रहा है और अब तो मैं हर रात ही वो सपना देखने लगा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है। अरे राजवीर, बेटा, सपनों का क्या है? इंसान दिन भर जो देखता सोचता है वही रात में उसे सपनों में भी दिखाई देता है। इतना गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है। तुम चिंता मत करो। राजवीर के चेहरे की गंभीरता को देखते हुए मुखिया अब थोड़ा गंभीर होते हुए बोला, अच्छा, ये तो बताओ कि तुम्हारे सपने में आता क्या है, बताओ। जब मुझे सपना आता है तो मैं देखता हूँ कि कोई धुंध भरा रास्ता है। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। दूर कहीं एक विशाल सागर लहरा रहा है, जिसकी लहरें डरावनी आवाज कर रही हैं। अचानक कोई मुझे पुकारता है, जोर जोर से पुकारता है, लेकिन आवाज साफ नहीं आती। मैं आगे बढ़ता हूँ, लेकिन मेरा शरीर जैसे जकड़ सा जाता है। मेरे कदम बहुत भारी हो जाते हैं और अचानक से फिर एक तेज चमक होती है और मुझे मुझे एक सिंहासन दिखाई देता है, बहुत भव्य और सोने का बना हुआ, और उस पर कोई बैठा होता है। लेकिन मैं उसका चेहरा नहीं देख पाता। जैसे ही मैं पास जाता हूँ वो दृश्य गायब हो जाता है और मैं किसी अंधकार में गिरने लगता हूँ और तभी मेरी आंख खुल जाती है। आसपास बैठे लोग एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगे। हाँ, देखा जाए तो सच में वाकई में यह एक विचित्र सपना है। हाँ, लेकिन बेटा, सपनों को इतना गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। कई बार दिमाग हमसे खेल भी खेलता है, इसीलिए ज्यादा मत सोचो। आराम से, आराम से। राजवीर चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे से साफ था कि वो इस उत्तर से संतुष्ट नहीं था। वहां से चला गया। मुखिया उसे जाते हुए देखते रहे। राजवीर सीधे अपने खेत में चला गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसका दोस्त अशोक वहां आ पहुंचा। अरे राजवीर, अरे भाई, यहाँ अकेले बैठे हो? क्या बात है? अशोक, मैं क्या बताऊं, मुझे कुछ दिनों से एक अजीब सा सपना आ रहा है। राजवीर अशोक को पूरा सपना सुनाने लगा। ओ, ये तो सच में बड़ा अजीब सा सपना है राजवीर। कहीं ये कोई संकेत तो नहीं है ना? अरे यार, क्या बताऊं, मैं यही तो समझ नहीं आ रहा। मैं जितना सोचता हूँ उतना उलझता जाता हूँ। हाँ, ऐसा तो इसका मतलब यह है कि कोई बड़ा ज्ञानी या साधु ही बता सकता है कि आखिरकार माजरा क्या है। चलो भाई, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर अशोक वहां से चला गया। राजवीर गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद उसके कानों में उसकी प्रेमिका चंद्रलेखा की आवाज टकराई। राजवीर, तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? राजवीर कुछ पल चुप रहकर चंद्रलेखा को देखता रहा और चंद्रलेखा को अपने सपने के बारे में बताने लगा। गांव के पास जंगल में एक साधु महाराज रहते हैं। वह बहुत ज्ञानी माने जाते हैं। शायद वह तुम्हारे इस सपने का रहस्य जान सकते हैं। क्या क्या तुम मुझे उनके पास ले जा सकती हो? हाँ, क्यों नहीं? चलो। राजवीर और चंद्रलेखा जंगल के घने रास्तों से होते हुए एक छोटे से आश्रम पहुंच गए। वहां
एक वृद्ध साधु ध्यान में लीन थे। साधु ने आंखें खोल ली और राजवीर को देखकर मुस्कुराने लगे। क्या बात है, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? गुरुदेव, बात यह है कि मुझे कुछ दिनों से एक विचित्र सपना आ रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ। कृपया करके इसका मुझे अर्थ बताइए। साधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ देर बाद आंखें खोलकर रहस्यमय अंदाज में बोले, हाँ, तुम्हारा सपना साधारण नहीं है वत्स, यह संकेत है तुम्हारे भविष्य का। तुम्हारा भाग्य किसान के जीवन से बहुत दूर किसी राजमहल से जुड़ा हुआ है। वत्स, तुम्हारा सपना साधारण नहीं है, यह तुम्हारे भविष्य की एक झलक है। तुम्हारी किस्मत गांव से बहुत आगे किसी राजमहल में लिखी गई है। राजवीर चौंक गया। चंद्रलेखा भी हैरान रह गई। लेकिन गुरुदेव, इसका अर्थ क्या है? मतलब मैं तो बस एक साधारण सा किसान हूँ। मैं तुम्हारे सपने का पूरा अर्थ नहीं जानता। तुम्हें पूरे रहस्य को खुद ही जानना होगा। तुम्हारी यात्रा लंबी और कठिन होगी। तुम्हें एक विशाल सागर को पार करना होगा, जहां एक वृद्धा अकेली रहती है। वो किसी से नहीं मिलती, लेकिन हाँ, शायद वो तुम्हारे सपने का रहस्य जानती हो। ठीक है, अगर ये मेरी नियति है तो मैं इस यात्रा पर अवश्य जाऊंगा। आखिर मुझे भी तो पता चले कि आखिर मांजरा क्या है। इतना बोलकर राजवीर चंद्रलेखा को लेकर वहां से चला आया। शाम के समय राजवीर सीधे मुखिया के पास पहुंच गया। हाँ, क्या बात है बेटा? क्या हुआ राजवीर, बताओ। मुखिया जी, मैं एक यात्रा पर जाना चाहता हूँ। क्या? कहाँ जाना चाहते हो और क्यों? राजवीर जल्दी जल्दी साधु की उस बात को मुखिया को बताने लगा। बेटा, सपनों के पीछे भागना कभी कभी घातक भी हो सकता है। यह मत भूलो कि तुमने इस गांव में जन्म लिया है और यहीं पर तुम्हारा घर है और हम बड़े बुजुर्ग हैं जो तुम्हें समझा रहे हैं। यह भी ध्यान रखो। लेकिन मुखिया जी, मैं अनाथ हूँ। आपने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरे लिए तो आप ही मेरे सब कुछ हो। हाँ, मैं जानता हूँ मेरे बेटे राजवीर, बिल्कुल जानता हूँ। अरे बेटे, तुम बहुत छोटे थे जब मुझे रोते हुए मिले थे। मुझे तुम पर तरस आ गया। मैंने तुम्हारे माता पिता को जंगल में बहुत तलाशा, लेकिन वो नहीं मिले और मैं तुम्हें अपने गांव ले आया। तभी से मैं तुम्हें अपना बेटा मानता हूँ। मुखिया जी, अगर मेरा सपना मेरे अतीत से जुड़ा हुआ है तो मुझे इसका उत्तर खोजना ही होगा। नहीं तो मैं हमेशा इस सपने को लेकर परेशान ही रहूंगा। ठीक है बेटा, अगर तुम अडिगोर तुमने निश्चय कर ही लिया है तो फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन हाँ, यह यात्रा आसान नहीं होगी, यह भी ध्यान रखना। राजवीर चंद्रलेखा के पास चला गया। चंद्रलेखा नदी किनारे खड़ी थी। राजवीर, क्या तुम सच में जा रहे हो? हाँ, मुझे जाना ही होगा चंद्रलेखा। शायद यह मेरे अस्तित्व की खोज है। मुझे इस अजीब से सपने के बारे में पता करना ही होगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं तुम्हें ऐसे अकेले को नहीं जाने दूंगी। मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है और अजीब सा डर भी लग रहा है, कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए। नहीं, यह यात्रा आसान नहीं होगी चंद्रलेखा। लेकिन हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जल्द ही लौट आऊंगा। तुम मेरा इंतजार करोगी ना चंद्रलेखा? अगर तुम लौट कर नहीं आए तो? अरे, ऐसे नहीं कहते। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता चंद्रलेखा। मेरा दिल केवल तुम्हारा है। मैं वादा करता हूँ कि मैं जरूर लौटूंगा। निश्चिंत रहो और मेरा इंतजार करना। चंद्रलेखा वहां से चली गई और राजवीर एक उबड़ खाबड़ रास्ते से गुजरते हुए एक विचित्र स्थान पर पहुंच गया। वहां चारों ओर घना जंगल था और हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। वो धीरे धीरे चलते हुए एक कुटिया के सामने पहुंचा। अंदर से एक कांपती हुई आवाज आई। कौन हो तुम? यहाँ कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं आ सकता। अंदर एक वृद्धा बैठी थी। उसकी आंखें बहुत गहरी और रहस्य से भरी हुई थी। मैं राजवीर हूँ और मैं अपने सपनों की सच्चाई जानने के लिए एक साधु बाबा के कहने पर यहाँ आया हूँ। तुम्हारा यहाँ तक आना ही यह सिद्ध करता है कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। बताओ, क्या सपना देख रहे हो? राजवीर अपने सपने के बारे में विस्तार से बताने लगा।
यह सपना तुम्हारे अतीत का प्रतिबिंब है। तुम कोई साधारण किसान नहीं हो, तुम शाही रक्त से जुड़े हुए हो। क्या मैं शाही परिवार से हूँ? तुम्हें देवनगर जाना होगा। सपने कभी-कभी सिर्फ कल्पना नहीं होते। बेटा, कुछ सपने हमारी भूली हुई हकीकत को दिखाते हैं। तुम जिस रहस्यमयी दृश्य को बार-बार देखते हो, वो सिर्फ एक सपना नहीं, तुम्हारा अतीत है। मेरा अतीत? लेकिन मेरा अतीत तो गांव में शुरू हुआ था। मुझे तो इतना ही याद है कि मुखिया जी ने मुझे पाला पोसा है। कभी सोचा है कि तुम्हें बार-बार वही सपना क्यों आता है? तुम्हारा असली घर देवनगर का महल है। क्या तुम्हारे शरीर पर कोई अजीब निशान है? क्या शाही परिवार के पुरुषों के शरीर पर एक विशेष चिन्ह होता है? राजवीर हड़बड़ाकर अपना कंधा देखने की कोशिश करने लगा। वो धीरे धीरे अपनी कमीज का दाया हिस्सा खींचने लगा। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। हाँ, मतलब निशान तो है, लेकिन ये तो बचपन से है। अब समझ आया? अब तुम्हें अपना उत्तर ढूंढना होगा। अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो तुम्हें देवनगर जाना होगा। अगर मेरी असली पहचान वहाँ छुपी है तो मैं उसे जानकर रहूंगा। देवनगर जाकर तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। तुम्हें इतनी आसानी से वहाँ के वासियों पर विश्वास नहीं करना होगा। वहाँ जाने से पहले तुम्हें अपने दिमाग में एक बात बैठानी होगी कि देवनगर राज्य के हर कदम पर तुम्हारे दुश्मन बैठे हुए हैं, और अगर वहाँ पर तुम्हारे किसी शत्रु ने पहचान लिया कि तुम शाही खून से हो, तो फिर वो तुम्हारी हत्या तक कर सकते हैं। तुम्हें चौकन्ना रहना होगा। इतना बोलकर बूढ़ी औरत अपना हाथ आड़ी टेढ़ी दिशा में घुमाने लगी। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से उसके हाथ में एक छोटी सी अंगूठी प्रकट हो गई। बूढ़ी औरत उस अंगूठी को राजवीर को देते हुए बोली, अगर तुम मुसीबत में घिर गए और तुम्हें कोई रास्ता ना दिखे, तब तुम इस अंगूठी को निकालना। इस अंगूठी का चमत्कार तभी तुम्हें देखने को मिलेगा, और इसे छुपा कर रखना। अब कोई सवाल मत करना, तुम जा सकते हो। राजवीर झोपड़ी से बाहर निकलकर वहां से सीधे देवनगर की ओर रवाना हो गया। कुछ दिनों बाद राजवीर भूखा प्यासा थका हारा देवनगर की सीमा पर पहुंच गया और वहां के बाजार में टहलने लगा। बाजार में हलचल थी। ठेले वाले आवाज लगा रहे थे, लोग सामान खरीद रहे थे। एक बूढ़ा सैनिक राजवीर की ओर शक की निगाहों से देख रहा था। राजवीर वहां से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन सैनिक ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे अरे रुको लड़के, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? मैं एक यात्री हूँ, बस यूं ही शहर घूमने के लिए आया हूँ। तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी चाल ढाल, तुम मुझे किसी की याद दिलाते हो। राजवीर जल्दी से सैनिक के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर भीड़ में खो गया और सीधे देवनगर के महल के बाहर पहुंच गया। तभी एक पुरानी दासी महल के द्वार से बाहर गई। संजोग से उसकी नजर राजवीर पर पड़ गई। ये चेहरा, ये नाक, नक्श, तुम ठीक युवराज की तरह दिखते हो। राजवीर नजरें चुराता हुआ वहां से चला गया। हाँ, अगर सच में मेरा कोई संबंध इस महल से है, तो क्या यहाँ मेरे दुश्मन भी हैं? अगर मैं सीधे जाकर सच बताने की कोशिश करूं तो क्या कोई मानेगा? वो गहरी सांस लेते हुए खुद से बोला, मुझे जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। अगर मेरी पहचान असली शाही वारिस के रूप में सामने आ गई, तो षड्यंत्रकारी मुझे खत्म कर सकते हैं। मुझे चुपचाप सही समय का इंतजार करना होगा और महल के अंदर जाने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। राजवीर यही सारी बातें सोचते सोचते महल के गलियारों में धीमे धीमे कदमों से चलता हुआ सीधे उस बूढ़े सैनिक के पास पहुंचा। बूढ़े की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। देखो, मैं जानना चाहता हूँ कि जब मैं बाजार में तुम्हारे सामने से गुजरने की कोशिश कर रहा था तो तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया था? तुम मुझे इतने ध्यान से क्यों देख रहे थे? और जब मैं यहाँ महल में आया तो एक बूढ़ी दासी भी मुझे देख के चौंक गई। आखिर क्यों? क्या बात है? क्योंकि तुम्हारी शक्ल राजा विक्रम के पुत्र युवराज से बहुत मिलती है।
क्या? तो बताओ, आखिरकार सच क्या है? हाँ सुनो, कई साल पहले जब राजा विक्रम का पुत्र केवल 6 वर्ष का था, किसी ने उसे मारने की साजिश रची थी। उस रात महल के अंदर ही एक गद्दार मौजूद था जिसने युवराज को खत्म करने की योजना बनाई। लेकिन किसी वफादार सैनिक ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा लिया और उसे दूर किसी गांव में छोड़ आया। राजवीर के अंदर अजीब हलचल होने लगी। उसे अचानक अपने सपने की याद आई। वही दृश्य, वही भागने वाला व्यक्ति, वही चीखे। क्या ये सब तुम सपने में देख चुके हो? हाँ, ये सपना मेरे बचपन का सच था। तभी जब मैंने बाजार में तुम्हारा हाथ पकड़ा था ना, तब मैं तुम्हारे कंधे पर बना शाही निशान देख चुका था। ये निशान केवल शाही रक्त वालों के पास होता है। अब मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, तुम ही हमारे युवराज हो। क्या आप ये क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं तो बस एक साधारण सा इंसान हूं, मैं युवराज कैसे हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं युवराज। मैं तुम्हें वर्षों से ढूंढ रहा था। तुम्हारे पिता राजा विक्रम तुम्हारी याद में बीमार हो गए और तुम्हारी माँ रानी तुम्हारे गम में संसार को छोड़ गई। मैं धोखा नहीं खा सकता। तुम युवराज हो। हाँ, तुम ही युवराज हो। अब देखिए, अगर ऐसा ही है तो मुझे अपने पिता से मिलना होगा। युवराज, तुम्हारे पिता ने वर्षों से तुम्हारा इंतजार किया। अब समय आ गया है कि तुम अपने हक के लिए खड़े हो। चलो, मैं तुम्हें राजा विक्रम के पास ले चलता हूं। राजा विक्रम एक बड़े राजसी बिस्तर पर लेटे थे। उनका चेहरा कमजोर दिख रहा था। बूढ़ा सैनिक राजवीर को उनके सामने ले गया। महाराज की जय हो। महाराज, यही वो खोया हुआ युवराज है जिसे वर्षों पहले मारने का प्रयास किया गया था। राजा विक्रम के चेहरे पर अचानक हलचल होने लगी। उनकी आंखें भावनाओं से भर आई। वो उठकर सैनिक से बोले, लेकिन तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? मैं तो पिछले 25 वर्षों से अपने बेटे का इंतजार कर रहा हूं। महाराज, मैंने स्वयं युवराज के कंधे पर शाही निशान देखा है। वो निशान जो सिर्फ राजघराने के वारिस के पास होता है। राजा विक्रम की आंखों से आंसू बह निकले और वो भावुक हो गए। मैं वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मेरे बेटे, मेरे युवराज। तभी राजा विक्रम का मंत्री जगन्नाथ कमरे में प्रवेश कर गया। मंत्री जगन्नाथ, अरे देखो देखो, युवराज वापस आ गए। अरे हमारा युवराज लौट आया। आज बहुत खुशी का अवसर है। तुरंत सैनिकों को बुलाओ, आज जश्न होगा। आज त्योहार के सरीके जश्न होगा। सैनिकों को बुलाया जाए। हमें तो विश्वास नहीं हो रहा। मंत्री जगन्नाथ ने तुरंत कुछ सैनिकों को आवाज लगाई। कुछ ही पलों में सैनिक दरबार में आ गए और राजा विक्रम के सामने खड़े हो गए। इस युवक को, जिसका नाम राजवीर है और जो वास्तव में इस महल का युवराज राजकुमार है, इसे गिरफ्तार कर लो। इसे घसीटते हुए कारागार में डाल दो। राजवीर ये सुनकर बुरी तरह से चौंक गया। उसकी आंखों में अविश्वास झलकने लगा। उसने राजा विक्रम की ओर देखा, मानो कोई गलती हो गई हो। क्या आप ये क्या कह रहे हैं? आप तो मेरे पिता हैं। हमने जो कहा वही सच है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि यहां आकर तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। लेकिन आप तो मेरे पिता है ना? हम तुम्हारे पिता नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे पिता की तरह दिखते जरूर हैं, क्योंकि तुम्हारे पिता के हम शक्ल हैं। तुम्हारा पिता हमारा बड़ा भाई था। बाकी सवालों के जवाब तुम्हें कुछ देर के बाद मिलेंगे। चिंता मत करो, तुम्हें मारने से पहले तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। ले जाओ उसे, ले जाओ। सैनिकों ने तुरंत राजवीर को जकड़ लिया और घसीटते हुए कारागार में डाल दिया। अंधेरे कारागार में सिर्फ एक बूढ़ी औरत कैद थी। जैसे ही राजवीर अंदर गया, बूढ़ी औरत उसे देखकर चौंक गई। मैं पिछले 20 वर्ष से इस कारागार में बंद हूँ। यहाँ कोई दूसरा कैदी नहीं डाला जाता, तो तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया? तुम जरूर कोई खास हो। कौन हो तुम? राजवीर उस बूढ़ी औरत को सारी घटना बताने लगा कि कैसे वो एक विचित्र सपना देखते देखते यहाँ तक आ पहुंचा। ये सुनकर बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। जानते हो मैं कौन हूँ? मैं नहीं जानता कि आप कौन हो।
मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। राजवीर ये सुनकर चौंक गया। उसकी आंखों में अविश्वास झलकने लगा। ये सब कुछ मेरे मेरे समझ के परे है। मैं तुम्हारी माँ हूँ और यह जान लो कि जो इस समय देवनगर का राजा है वो राजा विक्रम नहीं बल्कि उसका छोटा भाई राजा परमवीर है। राजवीर ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। परमवीर हमेशा से तुम्हारे पिता से कमजोर था, इसलिए उसने शैतानी ताकतों का सहारा लिया। वो राक्षसों को प्रसन्न करने के लिए लोगों की बलि देने लगा और जब राक्षस प्रसन्न हुआ तो उसने एक भयानक मांग रखी। उसने कहा कि अगर परमवीर अपने बड़े भाई, उसकी पत्नी और उसके पुत्र की बलि चढ़ाए तो उसे असीम शक्ति मिलेगी। परमवीर लालच में आ गया। उसने तुम्हारे पिता को मार दिया जब तुम सिर्फ 6 वर्ष के थे। फिर वो तुम्हें भी मारने के लिए तलवार लेकर दौड़ा, लेकिन तुम्हारे पिता का एक वफादार सैनिक तुम्हें उठाकर कहीं दूर ले गया। राजवीर स्तब्ध रह गया। उसके मन में हजारों सवाल उठने लगे। परमवीर ने बहुत ढूंढा लेकिन तुम्हें नहीं पा सका। गुस्से में आकर उसने मुझे बंदी बना दिया, लेकिन क्योंकि वो तीनों बलियां नहीं चढ़ा सका, राक्षस उससे नाराज हो गया और तब तक उसे कमजोर बनाए रखने का श्राप दिया जब तक वो अपना काम पूरा न कर ले। तभी से वो तुम्हें खोज रहा है और अब तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसी समय कारागार के बाहर राजा विक्रम उर्फ राजा परमवीर उस बूढ़े सैनिक और मंत्री जगन्नाथ के साथ अंदर आ पहुंचा। राजा परमवीर राजवीर की ओर बढ़ने लगा, लेकिन तभी राजवीर को याद आया कि बूढ़ी औरत ने उसे एक अंगूठी दी थी। उसने झटपट अंगूठी निकाली और जैसे ही उसने उसे उठाया वो रंग बिरंगी रोशनी से चमकने लगी। अगले ही पल वो चमक सीधी राजा परमवीर, बूढ़े सैनिक और मंत्री जगन्नाथ पर पड़ी और तीनों चीखते हुए जलकर राख में बदल गए। राजवीर ने तुरंत अपनी मां को और कारागार से बाहर ले आया। बाहर निकलते ही उसे एक दूसरा बूढ़ा सैनिक नजर आया जो उसकी ओर बढ़ रहा था। यही वो सैनिक है जिसने तुम्हें बचाया था। बूढ़े सैनिक ने राजवीर की ओर देखा और उसे पहचान लिया। मैंने तुम्हें परमवीर के चंगुल से बचाकर एक दूर जंगल में छोड़ दिया था। शायद तुम्हारी नियति तुम्हें यहाँ तक ले आई। कुछ ही देर में पूरे राज्य में घोषणा हो गई कि असली राजा विक्रम का पुत्र लौट आया है। जनता क्रोधित हो उठी राजा परमवीर की सच्चाई जानकर उसे कोसने लगी। कुछ दिनों बाद राजवीर अपने गांव लौटा और चंद्रलेखा से बोला, मैंने तुमसे कहा था ना चंद्रलेखा, मैं वापस जरूर आऊंगा। देखो मैं आ गया। हाँ, तुमने सच कहा था राजवीर।